हेलो स्टूडेंट्स, वर्चुअल वर्क का आपको हमने फाउंडेशन वीडियो दिया। वर्चुअल वर्क का बेसिक्स वीडियो, और बेसिक्स वीडियो में चौथा है और ये लास्ट है। तो अब तक हम आपको जो कंसेप्ट होता है, जो सिद्धांत होता है, थियरी होता है, प्रिंसिपल, वो सब आपको हम क्लियर कर दिए। इसमें होता यही ना, जैसे कि हम एज्यूम कर लेंगे आभासी कार्य, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, और फिर जितने फोर्सेस फ्रेम में लगे हुए हैं उन सभी के द्वारा किए गए वर्चुअल वर्क को हम कैलकुलेट करके जोड़ देंगे और ज़ीरो के बराबर कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क बन जाएगा। फिर उसी को थोड़ा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखोगे और चमत्कृत होगे, बहुत रोमांच आपके अंदर आएगा कि अरे गजब, ये तो वही रिजल्ट आ गया जो आना चाहिए। तो वर्चुअल वर्क एक अपरेटस है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, और अभी तक हम इस अपरेटस के बारे में ही आपको समझा रहे थे कि इसके सिद्धांत क्या हैं। तो आज आपको हम जो अभी बताने जा रहे हैं, अब वो वर्किंग मेथड बताने जा रहे हैं कि कैसे वर्कआउट हम करेंगे। ठीक है ना? तो अब हम लिखते भी चल रहे हैं और समझाते भी चल रहे हैं। वर्किंग मेथड, ये सब आपको बिल्कुल आपके दिमाग में बातें बैठी होनी चाहिए। नंबर एक, ये फोर्सेस को हम फ्रेम में मार्क करेंगे, एरो लगा के ना मार्क करेंगे। वी मार्क द फोर्सेस, वी मार्क द फोर्सेस एज गिवन, जैसे कि दिए हुए हैं। पहला काम। दूसरा काम, वही रिप्लेसमेंट, वी रिप्लेस द लाइट रॉड, we replace the light rod by two forces, T and T, acting outwards, acting outwards. थर्ड, नंबरिंग थोड़ा ऐसे करते हैं। We replace the inextensible string, inextensible string, स्ट्रिंग ही लिखो। हाँ, वी रिप्लेस द स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग है, वी रिप्लेस द स्ट्रिंग बाय two forces, T and T, acting inwards, acting inwards. ऐसे, और इस वाले में ऐसे, एक्टिंग आउटवर्ड्स, बाहर की ओर। चार हो गए? नहीं, फोर्थ। फोर्थ, we write the equation of virtual work, we write the equation of virtual work by keeping in mind, by keeping in the mind the following facts, following facts। नंबर एक, अब ऐसे नंबरिंग करिए।
We omit reactions. We omit reactions. We omit reactions always of all type. Number 2, we omit thrust if it is not involved. We omit thrust if it is not involved in the result. In the result. Third, we omit tension if it is not involved in the result. और अलग से एक बात और लिख लिया जाए, अबाउट अनवांटेड फोर्सेस। मान लीजिए फ्रेम में कुछ ऐसे भी फोर्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, जो रिएक्शंस भी नहीं है, जो थ्रस्ट भी नहीं है, जो टेंशन भी नहीं है, और जिसकी ज़रूरत भी हमें रिजल्ट में नहीं है। तो इस अनवांटेड फोर्स को हम उड़ा देने के लिए क्या करेंगे, इस अनवांटेड फोर्स का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लेंगे। तो यही लिख लीजिए, वी टेक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन, वी टेक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन perpendicular to the direction of an unwanted force को उड़ा देने का, गायब कर देने का यही तरीका है। अनवांटेड फोर्स के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे। ये है वर्किंग मेथड। इसके बाद हम वर्क डन बाय द थ्रस्ट आपको बता चुके हैं, वर्क डन बाय द टेंशन बता चुके हैं, लेकिन रिएक्शन तो हम नेग्लेक्ट ही कर दिए, उसकी चर्चा नहीं करनी है। अब टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन, रॉड में थ्रस्ट के अलावा यदि कोई फोर्स और है तो उस फोर्स के द्वारा कितना वर्चुअल वर्क किया जाएगा, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये अब आप सीखिए। मेजरमेंट ऑफ वर्चुअल वर्क, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, मेजरमेंट ऑफ वर्चुअल वर्क। नंबर 1, वर्चुअल वर्क डन बाय थ्रस्ट in a light rod is T into delta, thrust के बाद यहाँ T लिख दिया, thrust T into delta L, where L is the natural length, L is the natural length of rod. Number 2, virtual work done by tension T in an inextensible string is minus T into delta L, where L is the natural length
ऑफ द स्ट्रिंग। तो दो तो ये हो गए जिसको हम आज डिराइव करवाए थे। इसके बाद अब टेंशन और थ्रस्ट के अलावा मान लीजिए फ्रेम में कोई एक फोर्स F लगा हुआ है, उस फोर्स F के द्वारा किया गया वर्चुअल वर्क कितने के बराबर होगा? नंबर 3, वर्चुअल वर्क डन बाई अ फोर्स कैपिटल F, ब्रैकेट में लिख दीजिए आप, अदर देन थ्रस्ट एंड टेंशन, अदर देन थ्रस्ट एंड टेंशन इज F इंटू डेल्टा Z। यही होता है। F तो फोर्स हो गया, उसका मैग्नीट्यूड, और Z क्या चीज़ है? डिस्टेंस है, जाहिर सी बात है। तो कहाँ से? फिक्स्ड पॉइंट से या फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन से, वेयर Z इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इज द डिस्टेंस of the point of application of capital F from a fixed point, from a fixed point or from a fixed हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। तो ये भी एक देखिए राज खुला आपके सामने। डिस्टेंसेस हम कहां से मेजर करेंगे इस फार्मूले के लिए? किसी फिक्स्ड पॉइंट से या फिक्स्ड हॉरिजेंटल लाइन से। अब वो फिक्स्ड पॉइंट हम किसे लेंगे, वो फिक्स्ड हॉरिजेंटल लाइन हम किसे लेंगे? यही स्किल मांगता है। और स्किल कैसे आएगा? प्रैक्टिस से, अनुभव से भी आता है। तो अनुभव तो आपके पास है नहीं, आप पहली बार वर्चुअल वर्क पढ़ रहे हो, अनुभव हमारे पास है। हम लोग समझ जाते हैं, भाप लेते हैं कि इससे कर लो, उससे कर लो। तो इससे आप घबराइएगा मत। जब आप प्रॉब्लम करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ से मेज़र करें, कौन सा फिक्स्ड पॉइंट होगा, कौन सा फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। कुछ तो हम फिक्स्ड इशारे करेंगे कि इस स्थिति में यहाँ से मेजर करो, इस स्थिति में यहाँ से मेजर करो, और कुछ में स्किल, क्लियर कट स्किल चाहिए, वो देखा जाएगा। घबराइएगा मत। तो जब भी आप प्रॉब्लम्स करिएगा तो आप इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखिएगा और फिर उसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालिएगा। इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क लिखते समय किन किन फोर्सेस को हम एंट्री देंगे? थ्रस्ट को हम एंट्री देंगे, टेंशन को हम एंट्री देंगे अगर उनकी डिमांड रिजल्ट में है तो, है ना, और टेंशन और थ्रस्ट को छोड़कर कोई और फोर्स F है तो उसकी एंट्री तो होगी ही होगी। अभी से एक इशारा कर दें, जब वो परिस्थिति आएगी, वैसे एग्जाम्पल्स आएंगे तो मैं फिर याद दिलाऊंगा कि मान लीजिए कोई रिजल्ट आपको ऐसा निकालना है जो फोर्स फ्री हो। लिखा ना प्रूव दैट इतना इतना इतना, उस रिजल्ट में फोर्स है ही नहीं है। तो इसका मतलब होता है कि इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क में सिर्फ एक फोर्स एंट्री लेगा, एंटर करेगा। यानी वर्चुअल वर्क का इक्वेशन कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा, F डॉट डेल्टा Z इक्वल टू 0, है ना, F डॉट डेल्टा Z इक्वल टू 0, और ये इंप्लाई क्या कर देगा? डेल्टा Z इक्वल टू 0। ठीक, तो फोर्स फ्री एक्सप्रेशन इस प्रकार से मिलता है। और अब आपको हम कुछ ज्योमेट्री के रिजल्ट्स लिखवा दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स करते समय, प्रॉब्लम्स करते समय इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। सम यूजफुल ज्योमेट्रिक रिजल्ट्स। सम यूजफुल जियोमेट्रिक रिजल्ट्स। पहला रिजल्ट तो ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है,
ABCD, इनके अपोजिट साइड्स के मिडिल पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, PQ। इनके मिडिल पॉइंट्स को भी आप जोड़ दीजिए, RS। तो अब देखो एक रिजल्ट है बहुत बढ़िया, बड़ा जोरदार। इसकी जरूरत सिर्फ एक प्रॉब्लम ही पड़ेगी, लेकिन वो प्रॉब्लम तभी हो पाएगा जब इस रिजल्ट को आप लगाएंगे। क्या रिजल्ट है? रिजल्ट है AB² प्लस DC² प्लस 2PQ², और ये बराबर होता है, देखो, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस स्क्वायर इक्वल टू, यही चीज जो अगली तिकड़ी है उसके लिए। अब इस साइड को लीजिए, इस साइड को लीजिए और इसको लीजिए, तो हो जाएगा DA² प्लस CB² प्लस 2RS²। दूसरा रिजल्ट, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस की हिंदी होती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। A parallelogram whose 4 sides are equal. Diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree, at π/2. ऐसा समांतर चतुर्भुज, ऐसा पैरेललोग्राम जिसके चारों साइड्स इक्वल हों। है इक्वल भाई? थोड़ा अब कर, अब इक्वल हो जाएगा ये। ये पैरेललोग्राम है भाई। और अगर हम रेक्टेंगल बना दें, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी चारों भुजाएं बराबर, उसको स्क्वायर कहते हैं, वर्ग। ये रोम्बस है। रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, समद्विभाजित करते हैं उस पॉइंट पर जहां पर कि एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज कैसा भी हो, चाहे रोम्बस ही क्यों न हो, जो पैरेललोग्राम होता है इसके जो डायगोनल्स हैं ये अनइक्वल होते हैं। अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को हम इक्वल कर दें तो वो रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत। अगर हम रोम्बस के डायगोनल्स को इक्वल कर दें तो वो वर्ग बन जाएगा, स्क्वायर। ये कुछ ज्योमेट्री दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो पैरेललोग्राम का एक डायगोनल लंबा होता है, एक डायगोनल शॉर्टर होता है, छोटा होता है। रोम्बस के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब इसके बाद एक रिजल्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, नंबर 3। ईच इंटरनल एंगल of a regular polygon रेगुलर पॉलीगन को हिंदी में बोलते हैं समबाहुभुज। ऑफ n sides is n-2 upon n into 180 डिग्री। ऐसा n भुजाओं वाले समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण इतने डिग्री के बराबर होता है। ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ n sides is n-2 upon n into 180 डिग्री। इसको पर्टिकुलराइज करें तो जरा देखें, इसको पंचभुज, पेंटागन, षटभुज, हेक्सागन की बात करते हैं। ईच इंटरनल एंगल
ईच इंटरनल एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन माने समपंचभुज ऑफ 5 साइड्स, तभी पेंटागन नाम पड़ा है ना, ऑफ 5 साइड्स इज, ऑफ 5 साइड्स। अब मत लिखिए, नहीं जैसे लग रहा है कि मुंह चिढ़ा रहा है। जब हमने पेंटागन लिख ही दिया, पेंटागन उसका नाम ही पड़ा है ड्यू टू हैविंग 5 साइड्स। रेगुलर माने सम, बराबर बराबर। ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज, एन की जगह 5 रखिए, 5 - 2/5 इंटू 180 डिग्री, दैट इज, कैलकुलेट करिए, इसमें 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 36 आएगा। 36 इंटू 3, 108 डिग्री, 108 डिग्री, 108 डिग्री का हर इंटरनल एंगल होगा पेंटागन का। पेंटागन बनाते समय प्रायः थोड़ी सी ज्योमेट्रिकली एरर हो जाता है, लेकिन देखो हम बनाते, आपको बनाते हैं, देखो हम जल्दी जल्दी ना, बहुत से बच्चे ऐसे बना देते हैं, 5 भुजा है ना ये। दिस इज पेंटागन बट इट इज नॉट रेगुलर पेंटागन। 5 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, 5 आंतरिक कोण बराबर होना चाहिए, तो कहाँ बराबर है? तो 108 108 108 108 108 5 के 5 बनने चाहिए। देखो ये हो गया 108। अब यहाँ पर फिर 108, अगर ऐसे जाएंगे 90 हो जाएगा। थोड़ा बढ़ा के आइए, है ना, एकदम सीधा नहीं, थोड़ा सा तिरछा, ये ऐसे ऐसे, ये 108, ये 108, ये 108, और ये थोड़ा तिरछा आएगा तभी तो यहाँ अधिक कोण बनेगा। सीधा आएगा तो 90 डिग्री बन जाएगा ना, समकोण। तो ये हो गया, ये 108, ये 108। तो अभी भी बहुत अच्छा हम नहीं बना सके हैं, लेकिन आप बहुत बढ़िया से ध्यान से बनाइएगा, है ना। ये सब के सब 108 डिग्री, ये थोड़ा कम लग रहा है। 108 डिग्री ये भी है, 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 108 डिग्री ये भी है। इसमें डायगोनल नहीं होता। किसको डायगोनल कहेंगे? इसको? हाँ, किसको? इसको? इसको किसको कहेंगे? तो इसमें डायगोनल नहीं होता। सेकंड, each internal angle of a regular hexagon, हेक्सा माने 6 ना, पेंटा माने 5, क्वाड्रा माने 4, ट्राई माने 3, सेप्टा माने 7 7, ओक्टा माने 8, नोआ माने 9, डेका माने 10 ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज। तो अब n कितने साइड्स होता है? 6, 6, n की जगह 6 लिखिए। 6 - 2/6 इंटू 180 डिग्री, दैट इज, ये 4 आएगा ना, 4 और ये आएगा 30, 30 चौके 120, 120 डिग्री। तो ये तो डायमंड जैसा उसको बनाना है, ऐसे ऐसे, एकदम बैलेंस फिगर होता है ना ये, सीधा सीधा। इनको डायगोनल्स बोलते हैं। ये सब के सब 120 डिग्री है, सारे इंटरनल एंगल 120 डिग्री। डायमंड जैसी आकृति बनती है, शेप इसका होता है। इसका सेंटर निकल आता है। पेंटागन में सेंटर निकलना मुश्किल होता है। इसका सेंटर कहाँ आएगा? इसी का ठीक मिडिल वाला पॉइंट, है ना। यानी कि अगर आप इसको इसको मिला दें तो ये जो पॉइंट आएगा, कट पॉइंट, यही इसका सेंटर है। तो रेगुलर हेक्सागन में सेंटर मिल जाता है, रेगुलर पेंटागन में सेंटर नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि तुम बोल दे कि यही पॉइंट इसका सेंटर है। तो
फाउंडेशन 1-2 में हम लोग पढ़े थे सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के अंतर्गत रिडक्शन। सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अगर पार्टिकल पर एक्ट करे तो हम पूरे सिस्टम को रिड्यूस कर सकते हैं सिग्मा कैपिटल X1 और सिग्मा कैपिटल Y1 में। अगर सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस काम कर रहा है किसी रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट पर, तो वो पूरा सिस्टम ऑफ फोर्सेस रिड्यूस हो जाएगा सिग्मा कैपिटल X1 सिग्मा कैपिटल Y1 और G इक्वल टू सिग्मा X1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल X1 में। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में इन्हीं चीज़ों को जीरो कर दो तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना, कोई मूवमेंट ही नहीं हो। हमने मूवमेंट के कारण सब कैलकुलेट किया हुआ है फोर्स। तो अगर पार्टिकल पर फोर्सेस लगे हैं तो इक्विलिब्रियम कब होगा? सिग्मा कैपिटल X1 जीरो हो सिग्मा कैपिटल Y1 जीरो हो अलग अलग। और रिजिड बॉडी पे फोर्सेस लगे हो रिजिड बॉडी के डिफरेंट पॉइंट्स पे, तो सिग्मा कैपिटल X1 जीरो हो इक्विलिब्रियम के लिए, सिग्मा कैपिटल Y1 जीरो हो और G इक्वल टू सिग्मा X1 कैपिटल Y1 माइनस Y1 कैपिटल X1 भी जीरो, तीनों अलग अलग जीरो। तो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर उसी में आपको और भी बात पढ़ाए थे जिसका उपयोग अभी नहीं हो रहा है कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस को एक सिंगल रिजल्टेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिंगल कपल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर वर्चुअल वर्क की बातचीत शुरू हुई। बेसिक्स 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4। बेसिक 1 में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पार्टिकल था। उसके बाद बेसिक्स 2 में सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ ए रिजिड बॉडी था, है ना, ये हो गया बेसिक्स 2। फिर बेसिक 3 में वर्चुअल वर्क्स डन बाय थ्रस्ट एंड टेंशन और ओमिटिंग फोर्सेस था। और बेसिक 4 में ये वर्किंग मेथड और सम ज्योमेट्रिकल यूजफुल ज्योमेट्रिकल रिजल्ट्स। अब हम जो अगला वीडियो आपको देंगे वर्चुअल वर्क पे, तो अब उस पर प्रॉब्लम्स होंगे। तो प्रॉब्लम्स को हम कैटेगराइज करेंगे, अन्यथा अगर हम मिक्सड करके पढ़ाएंगे तो आपको होगा कन्फ्यूज़न। तो हम उसको बहुत ही कैटेगरी में बांट के कैटेगराइज करके आपको पढ़ाएंगे कि इस टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम, इस टाइप की प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम मिसलेनियस जनरल टाइप के। तो जैसा मूड हमारा करेगा वहाँ से स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जो लोग इसी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वर्चुअल वर्क का, तो वो प्लीज़ पीछे के भी सारे वीडियोस देख लें। ये हम समझते हैं कौन सा वीडियो है, ये है वीडियो नंबर 6। तो इसके पहले के 5 वीडियो भी आप देख लें, तभी वर्चुअल वर्क समझ में आएगा। मैं आज की बात समाप्त करने से पहले एक बात फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप पहले मन बना लीजिए, क्या सच में आपको वर्चुअल वर्क सीखना है? वर्चुअल वर्क जो चैप्टर दिया हुआ है आपके स्टैटिक्स के पोर्शन में, बहुत हैवी चैप्टर है। इसके प्रॉब्लम्स प्रायः बच्चों को कंफ्यूज करता है। क्या सच में आपको अपने कन्फ्यूज़न को दूर करना है? क्या सच में आपको सीखना है, पढ़ना है? ये जान लीजिए वर्चुअल वर्क का चैप्टर प्रायः बच्चे उससे भागते हैं, भय खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो आप उसको ज़रूर सीखें, और इतना सीखें कि अपने रूम पार्टनर को, साइड पार्टनर को, अपने फ्रेंड को भी समझाएं, और समझ में आएगा। समझाने लायक चीज़ है, इसमें ऐसा कुछ भी कठिन नहीं है। इसीलिए हम बैकग्राउंड काफ़ी तगड़ी तैयार कर रहे हैं। 6 वीडियो आपको हम केवल बैकग्राउंड के दे रहे हैं। इसके बाद तब हम प्रॉब्लम शुरू करेंगे, और बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसकी सूचना यूट्यूब से सीधे आपके पास पहुंच जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और फिर से मैं इस वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात कही थी, आग्रह किया था कि देखो मैथमेटिक्स क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है ना। मैथमेटिक्स बहुत ही सिस्टमेटिक पढ़ने वाली चीज़ है, बहुत ही सिस्टमेटिक है। कड़ी से कड़ी, कड़ी से कड़ी जोड़ती चलती है। अब आप पीछे से सब आपका गायब है, आपको कुछ आता ही नहीं, तो अचानक कुछ यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं तो आपके समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसको मैं बिल्कुल फाउंडेशन से उठा रहा हूँ, ताकि आपके अंदर ये हीन भावना, ये इन्फीरियरिटी या गिल्ट निकल जाए कि अरे हमको तो पीछे का कुछ आता ही नहीं, तो इसको हम कैसे समझें। मैं बुक भी जो भी लिखता हूँ वैसे लिखता हूँ, पहले फाउंडेशन देता हूँ, उसके बाद तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। थैंक यू वेरी मच।